राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब भी कुछ बयान देती हैं या सार्वजनिक मंच पर कुछ ऐसा बोलती हैं जिससे कि कोई संदेश और संकेत की सियासत सामने आती है तो वो हमेशा चर्चा में रहती है। इस बार राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान विधानसभा के विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के दौरान विधानसभा के भीतर मंच से संबोधित करते हुए जो कुछ कहा उसमें भैरों सिंह शेखावत को भी याद किया गया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी। तो अपने कार्यकाल की प्रशंसा भी उन्होंने की, याद दिलाया कितने काम उन्होंने किए थे, तो भजन लाल शर्मा की पीठ भी थपथपाई। विधानसभा में जो पूर्व अध्यक्ष थे, उनकी भी चर्चा शुरुआत से लेकर अब तक मौजूदा अध्यक्ष देवनानी तक की यात्रा की। वसुंधरा राजे ने भैरों सिंह शेखावत से कैसे पूर्व कांग्रेस के विपक्ष के नेताओं के रिश्ते थे, इसको लेकर भी खूब विस्तार से अपने भाषण में चर्चा की, तो शायरी भी सुनाई। लेकिन वायरल उनका जो वीडियो हो रहा है वो ये कि दुश्मनी किसी से ऐसी करो कि कभी थोड़ा-सा मौका रास्ता छोड़ दो। सामने नज़र पड़े तो आपको बात करने से शर्मिंदा नहीं होना पड़े। ना तो ये जो बात है कोई नई है और ना ही वसुंधरा राजे ने पहली बार कही है, इससे पहले भी एक बार उन्होंने कहा। लेकिन सवाल ये है कि वसुंधरा राजे ने विधानसभा के भीतर ये बात किसको कही, किसको संदेश दिया, किसको संकेत दिया? जब वसुंधरा राजे कोई बात कहती हैं तो बात दूर तलक जाती है। और क्योंकि इस वक़्त राजस्थान में वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा कहीं कोई गुटबाजी जो है वो अलग-अलग रास्तों पर निकलती दिख रही है, इसलिए इस बात के मायने और ज़्यादा हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि वसुंधरा राजे ने ये बात किसको कही? हमारे साथ राजीव तिवारी जी, जगदीश शर्मा जी, पौरुष भारद्वाज जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। तो बात ये है कि बीजेपी को जब ये विषय भेजा गया तो अच्छा नहीं लगा। बीजेपी को लगा इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए और इसलिए बीजेपी ने अपने प्रवक्ता को भेजने से मना कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राजीव तिवारी जी और साथ ही जगदीश शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। राजीव जी, शुरुआत आपसे करते हैं। पूरा भाषण मैंने सुना, आखिर में उन्होंने शायरी सुनाई और पहले उन्होंने बहुत कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्षों और पूर्व अच्छे वक्ताओं तक को सबको याद किया। डॉक्टर सीपी जोशी और राजपाल सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, इन सब का नाम लेकर भी बताया कि वो कितने अच्छे वक्ता रहे हैं। आज वैसा माहौल नहीं देखने को मिलता है, ये भी कहीं न कहीं बताने की कोशिश की। पूरा क्या समझ में आया वसुंधरा जी के भाषण से, राजीव जी? देखिए, 75 साल का अमृत महोत्सव विधानसभा का बन रहा था, तो भाषण में तो वो सारी अतीत की बातें आनी ही थी। 75 साल के क्या क्या उन्होंने सुखाड़िया जी का भी जिक्र किया कि साहब भैरव सिंह जी के साथ एक ही पान की दुकान पे खाने जाते थे पान, और लोगों का भी जिक्र किया। और जो उन्होंने बशीर बद्र साहब का जो शेर सुनाया कि कभी दोस्ती हो तो शर्मिंदा ना होना पड़े, तो देखिए, आदमी के जो गिले शिकवे होते हैं मनुष्य के, वो जब भी बाहर आते हैं तो अपनों के प्रति आते हैं कि कभी दोस्ती हो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। वो गैरों के प्रति नहीं होती वो चीज, ये एक मानवीय स्वभाव है। तो वही उनका भी जो पीड़ा थी, वो उनके उन्होंने शेर के द्वारा कह लें अपने वक्तव्य में, और जो बातें बताई, पुराने जो लोग थे किस तरीके से क्या तैयारी करके आते थे और क्या माहौल रहता था, उस सब को लेके उन्होंने जो चीजें बताई वो वाकई सही है। और आज जो स्थितियां हैं, आप देखिए कि 3-3, 4-4 हजार सवाल जो हैं विधानसभा में पेंडिंग पड़े रहते हैं। यानी एमएलए जो सवाल पूछ रहा है वो तो ठीक है, मंत्री की तैयारी नहीं होती, या वो सवाल मंत्री उसको तरजीह नहीं देते, वो अपने विभागों को बाध्य नहीं करते, अधिकारियों को, विभाग के जो और दूसरे लोग हैं उनको, कि भाई सवाल जो विधानसभा में उठा है
उसका जवाब तो लाजमी है, उसको आप देना चाहिए आपको। और इसको लेकर देवनानी जी कई बार कड़ी टिप्पणियां सदन में कर चुके हैं, कई विभागों को वो चिट्ठी लिख चुके हैं। तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। और जो एक सद्भावनापूर्ण माहौल पहले होता था, आप देखिए भाषा का जो निम्न स्तर पर आ गई है, जो बिल्कुल, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हर जगह हम देख रहे हैं, खाली राजस्थान ही नहीं, और दूसरे प्रदेश है हिंदी भाषी हो, चाहे से मारपीट की घटना, माइक उछालना, फेंकना, और दूसरी बातें मार्शल्स को आके दखल देना पड़ना, लोगों को उठाकर बाहर ले जाना। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप जब जनता के मंच पर आए हैं, जनता के मुद्दों को लेकर आपको आना चाहिए, वहां पर ये सब चीजें शोभा नहीं देती। आप उन मुद्दों पर बात कीजिए। आज देखिए जितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए सदन की, उससे आधी भी नहीं हो पाती हैं। तो क्यों नहीं हो पाती हैं? इसकी वजह यही है कि ज्यादातर समय अब व्यर्थ किया जा रहा है, बिल्कुल। जानबूझकर। जैसे इस क्रिकेट में नहीं होता है कि साहब हार सामने दिखती है तो डेलिबरेटरी आदमी क्या करता है कि रन बनाना छोड़ देता है, और उसका इतना सा रहता है कि भाई बॉल को अपन विकेट पे मत जाने दो, हुँ, मैं आउट ना हो जाऊं। वो जो डर होता है ना, वो एक चीज आज के नेताओं में बहुत भीतर तक घर कर गई है। मैंने एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझाया है कि हार का डर जब होता है, तो चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, और कोई सा गेम हो, उसमें आदमी फिर क्या है, टाइम पासिंग शुरू कर देता है हुँ। कि हम कैसे ना कैसे अपना टेन्योर बिताओ, फिर देखी जाएगी जो होगा। अभी तो कम से फुटबॉल कम हम फुटबॉल का बढ़िया मैच देखने के बाद इस बात को आप और बढ़िया ढंग से मतलब मैं इंग्लैंड तो ने सारे कैसे मैच टाइम देख रहा हूँ सर, फुटबॉल के जीता। रात को 3 बजे तक जगता हूँ। जी, और जी, उसके जी, तो बाद कई इंग्लैंड मैच तो रात को 2:30 बजे, अब जैसे थर्ड पोजीशन वाला अर्जेंटीना है वो 2:30 बजे शुरू होगा, 5 बजे तक चलेगा। मैं सारे जी, मैच देखता हूँ। तभी तभी कि कैसे टाइम बाय किया जाता है। लेकिन बात ये है बस कि तो अभी वसुंधरा राजे जी जो हैं, वो बहुत समय से टाइम जो है पास कर रही हैं दरअसल, और जितना पास कर दिया है देखिए उसके वो बाद टाइम लगता पास नहीं कर रही है, वो टाइम पास नहीं कर रही है, उनको मौका नहीं मिल रहा है। जी, वो ऐसी पोजीशन पे उनको फील्ड में खड़ा किया गया है कि हुँ, उन तक बॉल ही नहीं जाती है। जी, और जी, जब वो मौका मिलता है उनको यदा कदा, तो वो हुँ। अपनी तरफ से गोल करने का प्रयास करती हैं, जैसा चुटकी उन्होंने कल भी चुटकी किया। कल भी किया उन्होंने, और बड़ी चुटकी ली राजेंद्र राठौड़ ने कि हाँ, कि आप आपको यहाँ देखकर बहुत सालों बाद आप आज इस कुर्सी पे दिखाई दे रही हैं। हाँ तो जी, वही बात हुई ना कि मौका नहीं मिल रहा या खुद मौका लेना नहीं चाहती। जी। नहीं, नहीं, बै मौका लेना कोई क्यों नहीं चाहता? कम से कम वसुंधरा राजे नहीं जैसी देखिए, महिला ये तो भी एक परंपरा सी बन गई है हाल के दिनों में, मतलब पिछले 10-20 सालों में, कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, गौरव जी भी बैठे हैं, इनको भी पता होगा कि ये लोग सदन में आना ही नहीं चाहते हैं। इनको लगता है कि हम तो मुख्यमंत्री बन गए, इस सदन के नेता की सीट पर बैठ चुके हैं, अब हम सामान्य सदन की सीट पर कैसे बैठे, हम डिमोटिव सीट पर कैसे बैठे। जबकि ज़रूरत तो उन्हें ज़्यादा बैठने की है। उनका नेतृत्व, उनकी उपस्थिति, बिल्कुल, उनकी मौजूदगी ही उनका जो अनुभव है वो मिलना चाहिए पूरे सदन लेकिन को। ये बात और ये बात ये बात अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों को ही पूरा जो आप जैसे वरिष्ठ लोग हैं वो क्यों नहीं समझा पाए, ये एक शोध का विषय ज़रूर है राजीव तिवारी जी, क्योंकि नहीं दोनों देखिए, के पास कौन वरिष्ठ सचिन पायलट पत्रकारों कहाँ की आते हैं, वो तो उप मुख्यमंत्री रहे थे थोड़े दिन, वो कहाँ आते हैं। तो ये बड़े नेता जो हो जाते हैं वो देखते हैं कि भाई हमको बैठना है तो बस इस सीट पे बैठना है, अदरवाइज हम तो जीत गए, और फिर अब ठीक है, हमारे जो जूनियर्स हैं वो ही सदन को चलाएंगे। जबकि दरअसल
विधानसभा तो उनका सबसे बड़ा कर्म स्थल है, बिल्कुल। वहां पहुंचकर सबसे बड़ी जरूरत विधानसभा को, आम जनता को, उन नेताओं की है जो बरसों से इस प्रदेश को देख रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जानते हैं, उनको मालूम है सरकार से कहां किस तरीके से सरकार को घेर कर हम जनता के काम करा सकें। जी, जगदीश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। जगदीश जी बहुत दिनों बाद जुड़े हैं। इन दिनों इनका कार्यक्रम इस समय जो है वो कुछ अलग फिटनेस का रह रहा है, मुझे लगता है। जगदीश फिटनेस जी पे भी सबका कहीं जोर मेरे है। को लग रहा है अलवर से चुनाव की तैयारी तो नहीं कर रहे। जगदीश जी के पास मैं जाती हूँ, लेकिन पहले पौरुष जी एकदम आसन जमा कर बैठे हुए हैं कि उनका फ्लो जो है एक बार शुरू हो वो खत्म नहीं हो। तो पौरुष जी, बात ये है कि वसुंधरा जी के भाषण से आपको क्या समझ में आया? राजीव जी ने कहा कि दरअसल अपेक्षाएं दूसरों से नहीं होती हैं, अपेक्षाएं अपनों से होती हैं, और ये बात भी अपनों को कही गई है उनके द्वारा। देखिए, निश्चित तौर पे मीना जी, चूंकि मैं भी 18 साल की उम्र में मैंने एनएसयूआई ज्वाइन कर ली थी और मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड भी राजनीतिक है, तो वसुंधरा जी की बात सुन करके पुराने राजनीतिक दिन याद आ गए और मुझे लगता है कि उस भाषण ने सिर्फ भाजपा पे नहीं बल्कि कांग्रेस के भी जो लोग हैं पुराने या सब दूसरी पार्टियों से भी जो लोग हैं जो राजनीति करते हैं उनको अपने पुराने दिन याद दिलाए होंगे निश्चित तौर पे। देखिए, उनके भाषण का जो अगर आप निष्कर्ष निकालते हैं तो दो बिंदु पर आकर के उनका भाषण टिका। एक तो ये था कि भाई सदन में आजकल जो सदस्य आते हैं वो उनका जो होमवर्क बहुत अच्छा नहीं होता, वो उठ करके ऐसे आ जाते हैं और शोर शराबे या हंगामे इस तरह की जो घटनाएं देखने में आती है, जबकि पहले के सदन में चाहे पक्ष के सदस्य हों चाहे प्रतिपक्षी सदस्य हों, देखिए रात को आपको भी मीना जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार, आपको ध्यान होगा कि सदन कई बार रात को 12-12 बजे तक चला करता था, 1-1 बजे तक चला करता था सदन। और है ना सदन की कार्रवाइयों की स्थिति ये होती थी कि लोग है ना, चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानसभा हो, चूंकि विधानसभा की कार्रवाई का दूरदर्शन पे सीधा लाइव का प्रसारण का प्रावधान पहले नहीं होता था, परंतु संसद की कार्रवाई जो है लाइव दिखाई जाती थी। तो सब लोग, जैसे क्रिकेट मैच का शौक होता है सबको देखने का, वो शौक लोगों को पहले सदन की कार्रवाई लाइव देखने का होता था। सबको पता था कि भाई पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, निश्चित तौर पे उनकी बोली गई बात में देश के भले की बात होगी, अनुभव की बात होगी, ज्ञान की बात होगी, धर्म की बात होगी, राजनीति की बात होगी, अर्थ की बात होगी। एक संपूर्ण ज्ञान जो है वो भारत की जनता को मिलता था। और जो लोग राजनीति के अलावा भी जो गैर राजनीतिक लोग हैं वो भी उस भाषणों को देखा करते थे। अब हम आज की बात करें तो आप देखिए क्या स्थिति हो गई, मुझे बताइए। आपके सदन शुरू होता है, हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। और आजकल तो नया ट्रेंड चल गया कि आजकल तो सत्ता पक्ष तो खुद ही विपक्ष का भी प्रतिपक्ष बन गया। संवैधानिक दायित्व है कि भाई प्रतिपक्ष जो है वो सरकार की ऊपर निगाह बना के रखे, सरकार से सवाल पूछे और सरकार को टोके। परंतु आज जब विपक्ष कहता है कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, तो विपक्ष को ये कहा जाता है कि भाई आपने भी तो आपकी सरकार के कार्यकाल में ऐसा किया था। तो अगर विपक्ष ने अपनी सरकार के कार्यकाल में कुछ ऐसा किया था तभी तो जनता ने इसको खारिज किया, और तभी तो आज वो विपक्ष में बैठा है। और किसी भी राजनेता के लिए उसको सत्ता से हटा देने से बड़ी मीना जी मुझे नहीं लगता कि कुछ सजा होगी। मगर मैं कहता हूं कि किसी राजनीतिक व्यक्ति को ये कहा जाए कि भैया आपने गलती कर दी, आपको आपके पद से हटाएंगे या फिर आपको 5 साल जेल जानी पड़ेगी, बताओ आप क्या चाहते हो, तो वो कहेगा साहब मुझे 5 साल जेल बाद में भेज देना, लेकिन मुझे मेरे पद से मत हटाओ। तो अगर आप जब जनता ने किसी व्यक्ति को खारिज करके विपक्ष में बैठ दिया तो उससे सवाल ही करना मैं समझता हूँ बेलाजमी हो जाता है। और आजकल तो हमारी टीवी डिबेट्स में भी हम देखते हैं कि कई पत्रकार बंधु सत्ता पक्ष को बचाने के लिए बैकग्राउंड में चले जाते हैं कि आपकी सरकार के समय ऐसा हुआ था। मैं उनको भी बोलता हूँ भाई हमारी सरकार किया था जब तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं विपक्ष में। तो और दूसरी बात देखिए, उन्होंने इस बात को कहा था कि नेताओं का जो पढ़ाई लिखाई के बात में उन्होंने कहा था कि मैं परशुराम बद्रीनाथ जी के घर पे गई, मैं संडे को गई, तो उन्होंने कहा कि मेरा मौन व्रत है। और उन्होंने पर्ची में लिख के कहा कि भाई आज का दिन मेरा सिर्फ अध्ययन को समर्पित रहता है। तो मीरा जी निश्चित तौर पर देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि मैंने बहुत कम आयु में एनएसयूआई ज्वाइन कर ली थी और मेरा भी पारिवारिक बैकग्राउंड देखा रहा है राजनीति का, तो मैंने वो दौर देखा है कि नेता जो है अध्ययन को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। आप पुराने नेताओं के घर में चले जाइए, पूरी लाइब्रेरी मिलेगी आपको, किताबें मिलेगी, गांधी दर्शन पे मिलेगी, चाणक्य पे मिलेगी, या और भी अन्य कोई विषय जो सार्वजनिक जीवन को जो है प्रभावित करते हो, वो सब लोग उसको पढ़ा करते थे। अखबार लोगों के घर में 4-4, 5-5 अखबार आया करते थे, सभी प्रकार के अखबार आया करते थे, उनको पढ़ा करते थे, चाहे गाड़ी में बैठ के पढ़ा करते थे, ऑफिस से पढ़ा करते थे। परंतु आज स्थिति हो गई कि मुझे मैं सभी को कह रहा हूं, मैं भाजपा के लिए नहीं कह रहा हूं, तो संपूर्ण राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि उस ज्ञान का स्तर आज के लोगों में 20% लोग भी ऐसे होंगे सदन में कि जिनके ज्ञान का स्तर वो होगा जो पहले के नेताओं का हुआ करता था। तो निश्चित तौर पे आज जो है सबको देखना चाहिए कि देखिए नेता शब्द जो है वो नैतिकता शब्द से बना है। जिस व्यक्ति में नैतिकता होती है जनता उसको अपना नेतृत्व सौंपती है, इसलिए वो नेता बनता है। तो आदमी का जो सिर्फ एक विधायक चुना जाना या सांसद चुना जाना ही काफी नहीं है, उसका आचरण भी जो है वो एक जनता के लिए एक आदर्श होना चाहिए कि वो जनता उसको देखे, नई युवा पीढ़ी उसको देखे और उस जैसा बनने की अपने अंदर कसम खाए कि भाई हमें भी
भले हम पॉलिटिशियन नहीं बने, हम किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन हमें इस आदमी के जैसा बनना है। तो वो चीज देखिए चली गई। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, सदन के मतभेद वाली बात उन्होंने कही थी। देखिए ये निश्चित तौर पे मतभेद और मनभेद दो अलग अलग चीज है। पिछला समय ऐसा होता था कि उन्होंने खुद ने उदाहरण दिया कि देखिए कैसे अबराज साहब की डेथ हुई तो वो दलीय सीमाओं को तोड़ करके जो है वो वहां पर आई, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में श्रद्धांजलि देने के लिए आए। भैरव सिंह जी का, आदरणीय भैरव सिंह जी का, आपको पता है अंतिम समय की भाजपा से कितनी बुरी तरह वो प्रताड़ित हुए थे। भाजपा ने उनका आखिरी समय में उनको किस प्रकार से नहीं, वो मतलब उनको भाजपा सम्मान थी जो या आज वसुंधरा राजे थी? वो भाजपा थी या वसुंधरा राजे थी? वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन अभी हम जगदीश शर्मा जी के पास जा रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत जी के बारे में पौरुष जी ने एक वो दुख तिरक छेड़ दी है कि आखिरी मोड़ पर जीवन के उन्हें मैदान में उतरना पड़ा खुद अपने दामाद के लिए, और वसुंधरा राजे से उनके रिश्ते वैसे नहीं रहे जैसे होने चाहिए थे। जितना वसुंधरा राजे को भैरव सिंह शेखावत ने आगे बढ़ाने का काम किया, कारण जो भी रहा हो। तो बात ये है कि उनका जो आखिरी दौर था वो उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन वसुंधरा जी के भाषण में भैरव सिंह शेखावत जितने प्रबलता से नजर आए, उससे तो मीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही शायद। और भी मुख्यमंत्रियों को उन्होंने याद किया, कई सारे वृत्तांत भी उन्होंने सुनाए। जगदीश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जगदीश जी, वसुंधरा जी के भाषण से क्या समझ में आया आपको? मीना जी आपको नमस्कार, सभी मेरे दोनों दोस्तों को भी नमस्कार। वसुंधरा जी का भाषण अगर तरीके से समझ जाए कोई आदमी तो पॉलिटिक्स में काफी अच्छी जगह पर मिल सकती है। वसुंधरा जी बड़ी मार वाली, जिसको कहते हैं ना, दुधारी तलवार, दो धार वाली तलवार चलाते हैं। मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल तो रही है आपकी उनके आवाज, साथ थोड़ी कौन कम है? है लेकिन आ रही है आपकी आवाज। तो वसुंधरा जी के भाषण में कहाँ क्या सुना जाए, क्या समझा जाए, ये एक अलग तरीके का किस्सा है पूरा का पूरा। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने विधानसभा के 75 साल के अमृतकाल पर भाषण दिया है, भाषण उन्होंने बहुत ही अच्छे राजनेता के तौर पर, एक अच्छे इंसान के तौर पर और एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर, जो कि राजनीति में समृद्ध तरीके से रहा हो, जिसने बहुत सारे काम किए हो, जिसने बहुत सारा जमाना देखा हो, तरह तरह के हालात देखे हो, और सारे नेताओं से, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे किसी भी स्तर के हों, चाहे कैसी भी स्थितियां हों, वो बहुत अच्छे तरीके से मिलती रही है। तो इस मामले में उनका कोई सानी नहीं दिखा। बाकी लोग अपना माइक बंद कर बहुत लें जिससे आवाज स्पष्ट आए। जगदीश जी आप बोलें जगदीश जी, आपको माइक ऑन करना है सर। राजीव जी ने, तो वसुंधरा जी की ये खूबी है, और ये भैरव सिंह जी के बाद है। भैरव सिंह जी के यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग हुई है सामाजिक जीवन में कैसे रहा। वसुंधरा जी का आपको मालूम है बैकग्राउंड की, वो राज परिवार को बिलोंग करती थी। बहुत ही शाही जो है, जिसको कहना चाहिए, व्यवस्थाओं में वो रही हैं। बॉम्बे में उनकी पढ़ाई हुई है, तो बॉम्बे पढ़ाई के दौरान और उसके बाद सालों तक वो बॉम्बे रही है, और राजनीति में तो वो बहुत बाद में चलकर आई। 80 के आसपास जाकर वो राजनीति में आई है। तो 80 से पहले उनको उनको वो पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ चुकी थी। कई झालावाड़ से पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ चुकी है। आज भी आपको, आप अगर उनका रिकॉर्ड देखेंगे तो झालावाड़ से 5 या 6 बार वो एमपी रही है, अब एमएलए है, और शायद तीसरी दफा एमएलए है वो, ऐसा मुझे याद पड़ता है मोटे तौर पर। तो इतना जिसको विशद अनुभव हो, भैरव सिंह शेखावत के बाद वसुंधरा जी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एकमात्र लीडर है जो पूरे राजस्थान में समान रूप से अपना प्रभुत्व रखती है, उनकी पहचान है, और वो कहीं भी जाकर मीटिंग करें तो वहाँ
भीड़ इकट्ठी होती है। कांग्रेस में इस समय अशोक गहलोत एकमात्र है और उसके बाद सचिन पायलट है, जिनका की कुछ अलग क्षेत्रों में दबदबा रहता है। तो वसुंधरा जी ने जो है, जो बातें कही है, वो मैं समझता हूँ हर पॉलिटिशियन को ही समझने की जरूरत है। जिस दिन वो कांग्रेस के दफ्तर में आई थी, उनको श्रद्धांजलि, अबरार जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन मैं था वहां सभा में, मैं साथ था उनके असल में। और 2 दिन पहले, एक दिन तो वो ट्रेवल आगे करना चाहते थे, 2 दिन पहले अबरार अहमद जी और उनके कुछ मित्र जो है वो अजमेर आए हुए थे, और मैं अजमेर में उन दिनों एडिटर था भास्कर का, तो मैं अजमेर में उनके साथ ही भोजन किया रात का, और उनसे बातचीत करके वहीं से वो निकले थे भोजन कर। तो उनकी वहां अजमेर की उस होटल के दफ्तर से जो है, हमने वसुंधरा जी से बात कराई थी। वो किसी से मिलना चाहते थे और मिलने के लिए ही झालावाड़ की तरफ निकले थे। रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो ये वसुंधरा जी थी जो सवेरे सवेरे ही पहुंच गई वहां। उस दिन तो डेड बॉडी आई नहीं थी, नेक्स्ट डे डेड बॉडी पहुंची थी। तो वो सवेरे सवेरे वहां पहुंच गई, और इतनी सवेरे पहुंची कि वहां कांग्रेस के भी नेता बहुत सारे नहीं थे, जितने होने चाहिए बड़े नेता, वो कोई था नहीं वहां ज्यादा। तो ये संवेदनशीलता एक व्यक्ति की व्यक्त करता है कि कितनी संवेदनशील है वो। और ये तो उन्होंने कहा ही है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी जाने में करने में। अगर अबरार अहमद जी के लिए वो अपनी संवेदनाएं रखती थी और उनके प्रति थोड़ा उनका सम्मान था, तो उनके अंतिम समय में उनको कांग्रेस के दफ्तर में जाकर भी श्रद्धांजलि देकर आई वो। ये वसुंधरा जी का दरअसल ये तो राजनेताओं की राजनीति की पहली जरूरत भी है, दरअसल राजनीति करने वाले और राजनीति जानने वालों के लिए, कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने साथी राजनेताओं के किसी भी तरह के आयोजन कार्यक्रम या फिर उनकी जीवन के आखिरी मोड़ पर इस तरह साथ रहें। लेकिन बात ये है कि जिस भाषण की आप चर्चा कर रहे हैं, बात ये है कि वसुंधरा राजे लंबे समय से अपनी पार्टी में उस भूमिका में नहीं है जिसमें उन्हें होना चाहिए। आपको लगता है कि ये इस तरह के जो उनके बयान हैं वो मदद कर पाएंगे उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने में? जगदीश जी। मैं समझता हूँ ये जो भाषण उन्होंने विधानसभा के महोत्सव का आयोजन में दिया है, ये कोई राजनीतिक उपलब्धि हासिल करने के लिए या कोई कनेक्ट जानने के लिए या कोई निशाना किसी को बनाने के लिए नहीं लगता मुझे। ये तो सीधे सीधे अपने विधायकों, पूर्व विधायकों या कह लीजिए फॉलो पॉलिटिशियंस के बीच में दिया गया भाषण है। और एक अच्छे संजीदा बुजुर्ग भी कह सकता हूँ मैं थोड़ा बहुत उनको, आपको बुजुर्ग सांसद या विधायक या राजनेता को देने वाला भाषण था। ये कहीं पहुंचाने या कहीं से उतारने के लिए नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बहुत बातें भी आई कि मैं वसुंधरा गुट का हूँ, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर इस तरह की चर्चाएं हुई। आपको लगता है राजीव तिवारी जी की जो गुटबाजी बीजेपी के भीतर है और वसुंधरा राजे का जो कद है और जो वो डिजर्व करती हैं, वो उन्हें जो नहीं मिल रहा है, इस तरह के मंचों के माध्यम से जो वो संदेश दे पा रही हैं, उसमें उन्हें कोई कामयाबी मिल पाएगी? देखिए, अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा उनको पद या ऐसा मौका मिल पाएगा कि वो वापस से बीजेपी में अपना प्रभुत्व जमा पाएंगी। ऐसा अभी फिलहाल तो नहीं लगता। और आपने ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करी, तो इसमें तो आप देखिए कि कहा तो ये गया कि सीएमओ का कोई दखल नहीं है इसमें।
कौन से कहाँ क्या हुए, और आप देखिए एक मंत्री के बेटे का ही हो गया और वो रिजेक्ट भी हो गया बाद में। तो ये सारी चीजें कहाँ से चलती हैं, क्या चलती हैं, सबको पता है। लेकिन राजनीति में यही कहते हैं ना कि किया कुछ और जाता है, कहा कुछ और जाता है, और ये जो सारी चीजें हैं वो ये तो राजनीति का पार्ट है। और वसुंधरा जी का जो भी ये भाषण था, ये जरूर सब बुजुर्ग नेताओं के और अभी जो वर्तमान में नेता हैं उन सब के लिए एक तरीके से एक संदेश था कि भाई अब ये कटुताएं भुलाओ, जनता की सोचो। आप सदन में चाहे जितना भी आपका मतभेद रहे हो, मनभेद नहीं होना चाहिए कि आप बाहर मिलो तो कम से कम एक दूसरे से गर्मजोशी से तो मिल सको। और जो शेरो शायरी, ये तो आज से नहीं, पहले बजट भी पढ़ती थी तो कम से कम उनके बजट में 10 से 15 शेर होते थे। हर एक प्रस्ताव के पहले या बाद में वो एक शेर सुनाया करती थी। तो बजट का भाषण 1.5-2 घंटे का होता था, उसमें थोड़ा सा वातावरण भी ठीक रहता था, हंसी खुशी का माहौल भी बन जाता था, उसमें वो टेंशन क्रिएट नहीं होती थी। लेकिन ये सही है वसुंधरा जी, अब जिस भी, मैंने वही कहा कि पोजीशन पे आज है, वहां से उनको कहीं सेंटर फॉरवर्ड या वो बनना पड़ेगा, बनाया जाएगा, वो मुझे नहीं लगता अभी। जी, तो वसुंधरा राजे जो है वो अपने, जो जगदीश जी ने कहा ना कि वो दुधारू तलवार की तरह वो क्या कहती हैं और उसका कहाँ तक असर जाता है। आपको लगता है पौरुष भारद्वाज जी की भजन लाल शर्मा को संदेश देने में वसुंधरा जी कामयाब हुई हैं? ऑडियो ऑन करिए पौरुष जी। अभी तिवारी जी भाई साहब कह रहे थे, तब उस समय मेरे दिमाग में विचार आया। तो अभी ये देखिए कि पिछले कुछ समय पहले उपचुनाव हुए थे। पहले दौसा में उपचुनाव, पहले दौसा सहित कई जगह उपचुनाव हुआ और दौसा का चुनाव किरोड़ी लाल जी के भाई हारे। और उस समय किरोड़ी लाल जी का स्टेटमेंट था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। उसके बाद में अंता के विधानसभा चुनाव, उपचुनाव हुए और वहां पर जिस प्रकार से टिकट में मतलब एक रस्साकशी हुई, उसके बाद में बहुत समय तक जो है किन परिस्थितियों में टिकट मिला, और टिकट मिलने के बाद भी जो है भाजपा के संगठन से जुड़ा हुआ कोई नेता बहुत लंबे समय तक वहां पे नहीं पहुंचा, मुख्यमंत्री जी वहां पे नहीं पहुंचे। तो आपको, हमको सबको पता है कि पर्दे के पीछे भाजपा की तरफ से क्या क्या चला, सिर्फ इसलिए कि है ना कैंडिडेट जो थे वो वसुंधरा जी के थे। तो निश्चित तौर पे वसुंधरा जी की पीड़ा उस बात की भी रही होगी। और अभी जैसा कि तिवारी जी भाई साहब ने बताया कि इसमें तबादलों के अंदर जो है वो वहां पे ये प्रश्न आया कि भाई मैं वसुंधरा खेमे कहूँ, इससे तबादला नहीं। और देखिए, और पहले वाली राजनीति का कोट करके कहना चाहूंगा कि पहले के समय में ऐसा भी समय हमने देखा है, जब कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, सामने वाले गुट को तो छोड़ दीजिए, सामने वाली पार्टी के भी कोई लोग अगर आ जाते थे तो उनके भी काम किए जाते थे, व्यक्तिगत काम भी किए जाते थे, उनके जनता से जुड़े हुए काम भी किए जाते थे, और उनके परिवार के काम भी किए जाते थे। अब आज स्थिति ये हो गई कि एक ही पार्टी की सरकार में भी 2-3 या कई खेमे बन जाते हैं। तो वसुंधरा जी ने उस पीड़ा को भी निश्चित तौर पर व्यक्त किया होगा उन्होंने। और जो अंता का चुनाव जो उनका कैंडिडेट हारा, और उनके खुद के, उनका जो प्रभाव वाला क्षेत्र है वहां से हारा, और उसको हारने में उनकी पार्टी के ही लोगों की बहुत भूमिका थी, इस बात को वे भी जानती है, हम सब जानते हैं। तो वो पीड़ा भी उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने इस बात को, वो पीड़ा भी उनकी कहीं ना कहीं इस चीज में आई होगी। और निश्चित तौर पे पिछले अनुभवों के आधार पे वर्तमान पीढ़ी को और आगामी पीढ़ी को उनका संदेश था निश्चित तौर पे कि राजनीति में आप इस हद तक मत गिरिए कि कल को आप पद से हटेंगे। देखिए, पद चाहे विधायक का हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, या कोई अन्य पद हो, कोई पद किसी की भभूति नहीं होता, कोई लंबे समय तक नहीं होता। ठीक है, कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जो लंबे समय तक चल जाते हैं, पर अमूमन 5 साल, 10 साल, 15 साल से ज्यादा किसी का राजनीतिक जीवन नहीं होता। तो पद से हटने के बाद तो भी सबको आके एक जगह बैठना है ना, बातें करनी है। तो कम से कम इतनी कटुता तो नहीं बचे कि भाई हम लोग जब कभी बैठे हैं आपस में तो हमारे पुराने दिए हुए घाव जो हैं वो याद आ जाएं सामने वाले को देख के। तो वसुंधरा जी का निश्चित तौर पे संदेश था। देखिए, अब जैसा कि मैं आपसे पहले कह रहा था कि वसुंधरा जी आए अबरार साहब के निधन पे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय आए,
भैरव सिंह जी उन परिस्थितियों में उस समय की भाजपा में और वसुंधरा जी का भी हाथ था और भी हाथ है। भैरव सिंह जी जिस प्रकार से हाशिए में धकेल दिए गए, उसके बाद उनका स्वर्गवास हुआ और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आगे बढ़ के उनके न सिर्फ अंतिम संस्कार के लिए जगह चिन्हित करने के लिए परिवार को कहा और उनके परिवार के द्वारा मांगी गई जगह दी और वहां पे सारे इंतजाम कराए, आगे बढ़ के कराए। और ऐसे भी अनेकों सीन देखने में आते थे पुरानी राजनीति में कि कोई नेता बीमार होता था तो जिस पार्टी की सरकार है उसके मुख्यमंत्री मंत्री इत्यादि मिलने के लिए जाया करते थे। पारिवारिक समारोह में तो खैर आज भी जाते हैं, परंतु जाना एक अलग बात है, एक आत्मीयता होना एक अलग बात है। निश्चित तौर पे पिछले 5-10 साल में देखिए आत्मीयता जितनी तेजी से खत्म हुई है और आत्मीयता बने रहने में एक फायदा ये भी होता है कि उसमें जनता से जुड़े हुए भी काम होते हैं। आपको ध्यान होगा एक शीला दीक्षित जी का संस्मरण था कि वे दिल्ली की जब मुख्यमंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय वो किसी कार्य को लेकर के वहां पे गई थी और अटल जी ने जो है साफ मना कर दिया था। उनके मंत्री थे हारून कुरैशी, उनकी अटल जी से कुछ होट टोक हो गई थी, परंतु बाद में शीला जी ने उनको कहा अपनत्व वाली जिद के साथ कहा कि मैं तो यहाँ से जब तक आप मेरा काम नहीं करोगे मैं उठ के नहीं जाऊंगी और यही बैठी बैठी चाय पीऊंगी मैं। फिर वो उनके अपनत्व क्या कि अटल जी को उनकी बात माननी पड़ी, हारून कुरैशी से जो उनकी होटो हुई थी वो साइड में हो गई और शीला दीक्षित जी का जो आग्रह था माना उन्होंने और उसके बाद में उनके काम किए। तो इस तरह का माहौल जो है वो देखिए पिछले 5-10 साल में तो कहीं नजर नहीं आ रहा। और मैं इस बात को यहाँ पे आपके माध्यम से कह रहा हूँ, कई भाजपा के मित्र हमारे मित्र हैं जो निजी जीवन में वे भी इस पीड़ा को व्यक्त करते हैं कि भाई वाकई में वो समय वो दौर चला गया, पौरुष जी बोले वो दौर वापस आना चाहिए। वे इस बात को मुंह से नहीं कह पाते बेचारे कि भाई हमारे मोदी जी का कार्यकाल आया उसके बाद से इतनी कटुता बढ़ गई, लेकिन उनकी पीड़ा में भी ये जो है दर्द झलकता है। भाजपा के जो नेता है उनकी भी पीड़ा झलकती है कि वो वातावरण जो कटुता वाला वातावरण है खत्म होना चाहिए, आगे सामाजिक समरसता की तरफ बढ़ना चाहिए। हम लोग सब एक सामाजिक प्राणी है, चाहे ठीक है पौरुष जी। जगदीश जी, मोदी काल में जिसका भी एक बार एकदम शुद्ध भाषा में कहें तो पत्ता कटा, वो दोबारा हुआ नहीं रिवाइव। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे राजस्थान में एक बड़ा नाम, देश की राजनीति का बड़ा नाम। दरअसल 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, लेकिन उनके मन में जो कुछ था वसुंधरा राजे को लेकर, जितना भी था, पुराना था, नया था, जो भी था, वसुंधरा राजे कमबैक कर पाएंगी? क्योंकि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। समय काल परिस्थिति कब कितनी बदल जाए कह नहीं सकते। जल्दी से हार मानने वालों में है नहीं वसुंधरा राजे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हार मानने वाले नहीं है वो कतई, और वो हमेशा लड़ने की मुद्रा में रहती है। अगर किसी से ठगती है तो उनकी इतनी कमजोर तो कभी भी नहीं है, वो ने बातचीत में रहती है। अब ये है कि परिस्थितियां क्या बनी है उसमें उनको क्या करना चाहिए। उम्र का एक पड़ाव होता है आदमी का काम करने का। ये सब एक ही उम्र के आसपास के लोग हैं सारे। खुद नरेंद्र मोदी, हालांकि अमित शाह तो बहुत छोटे हैं उनसे, लेकिन ये वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये सब एक उम्र के लोग हैं सारे। और इन्होंने राजनीतिक वसुंधरा जी चूंकि अटल जी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थी, तो राजनीति के उस दौर को भी देखा है जब भारतीय जनता पार्टी का एक अलग तरीके का वर्चस्व वहां बना हुआ था दिल्ली में। कंटिन्यूटी तो अब आई है, लेकिन वो एक टर्म जो था वो बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्टर, उसके सारे लीडर लगभग मिनिस्टर थे, जितने बड़े बड़े मिनिस्टर थे। अब उस रिलेशनशिप के बावजूद कोई न कोई कटुता का ऐसा कारण बना है जिसकी वजह से कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही तैयार नहीं है कि वसुंधरा जी को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया जाए बीजेपी के, जो उनकी हैसियत है उसके हिसाब से लाया जाए। तो ये कहीं न कहीं कुछ खटक रहा है, कुछ न कुछ, जिसको कहते हैं ना कि राजनीति में गांठ पड़ गई है। ये कोई गांठ ऐसी है जो खुलेगी नहीं, मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा इसका, लेकिन वसुंधरा जी कोशिश करती है। और अब तो बल्कि एक और मैंने बात सुनी है, वो ये है कि उन्होंने अपने बारे में तो सोचना बंद कर दिया, अपने बेटे के एजुकेशन के बारे में वो जरूर सोचती है जी। सेंट्रल वो इसी बारे में बातचीत करती है मोदी पर। जैसा इन दिनों कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल के रिशफल की फेरबदल की बातचीत हो रही है, तो उससे कभी उनका नाम चर्चा में आ जाएगा। उनके खुद के लिए तो पहले ही कई बार हो चुकी है बात
कि उनको 2-3 बार वसुंधरा ऑफर किया जा राजे चुका है। वसुंधरा राजे जैसी शख्सियत अपने बेटे की काबिलियत के बारे में भी जरूर सोचती होंगी कि वो कितने काबिल हैं, नहीं हैं। कैबिनेट में जो बाकी लोग हैं उनके मुकाबले तुलनात्मक रूप से भी बात होती है। बहरहाल एक विषय है ऐसा जो निजी इतना ज्यादा होता है, और जब माँ होती है तो उसे अपना बेटा ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, या बेटी जो भी हो। ये पुरानी मतलब ये तो एक यथार्थ सच है ऐसा, जो कहीं भी किसी भी शाश्वत है, ये किसी भी दुनिया के कोने में माँ का अपने ये बच्चे के प्रति शाश्वत जो स्नेह स्नेह होता है उससे वो बच नहीं पाती हैं, और उसके आगे वो सारे तर्क लॉजिक सब भूल जाती हैं। तो बहरहाल इस मुद्दे पर उन्हें संघर्ष करना होगा, संघर्ष उनका जारी है। कुल मिलाकर जो उन्होंने भाषण दिया उससे जिसको जो संदेश दिया देने में वो कितनी कामयाब हुई, आप सबकी बात से समझ में आता है कि जितनी वो सफल हैं। हालांकि इन्होंने नरेंद्र मोदी की एक योजना का भी जिक्र किया कि भाई उन्होंने राजस्थान में उस योजना को लागू किया, नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात में जो सफलता से की। तो मतलब यहाँ से उन्होंने संदेश तो सारे दिए, अब उन संदेशों में वो कितनी सफल रहती हैं, कितनी कामयाब होती हैं, और जैसा राजेंद्र राठौड़ ने कहा, एक बार फिर वो दोबारा कब ऐसे मंच पर देखने को मिलती हैं, क्योंकि आजकल उनके लिए मंच ही कम हो गए हैं। जो बात है फैक्ट, उन्हें दूर रखा जाता है संगठन और सरकार में, दोनों ही जगह पे। तो ऐसे में देखते हैं आने वाले दिनों में सियासत और किस किस करवट बदलती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है कि राजनीति और समाज में जो कुछ हो रहा है वो हमारे दर्शक जाने। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं वसुंधरा राजे के बारे में, क्या लगता है उन्हें कि वो वापस आएंगी, कमबैक करेंगी? जब जगदीप धनखड़ जैसे उपराष्ट्रपति बन सकते हैं राजनीति के एकदम हाशिए पर जाकर, तो क्या कभी कोई किस्मत वापस वसुंधरा राजे की भी चमक सकती है राजनीति की पिच पर? देखना होगा, नजर बनी रहेगी। आप लोगों की राय हमारे लिए मायने रखती है, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिए और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।